अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 6 है। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने की कोशिश की थी, कुछ बेसिक्स सीखी थी। तो ऐसा ऐसा अब हम एक एक स्टेप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेबल इक्वेशन। मेरे ख्याल लास्ट टाइम हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किया था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेबल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है डिफरेंशियल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। ये जी ऑफ एक्स कह रहा है कि ये एक्स का फंक्शन है, ये एच ऑफ वाई कह रहा है ये वाई का फंक्शन है। अगर ज़रा गौर से देखें, जी ऑफ एक्स अलहदा लिखा है, एच ऑफ वाई अलहदा लिखा है। इसका मतलब है ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक्स की सारी क्वांटिटीज़ अलहदा हैं, वाई की सारी क्वांटिटीज़ अलहदा हैं। ऑब्वियसली अगर अलहदा अलहदा हैं तो हर वो फंक्शन जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम एक्स की क्वांटिटीज़ को अलहदा लिख पाएँ, वाई की क्वांटिटीज़ को अलहदा लिख पाएँ, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ, उनकी टर्म्स को अलहदा अलहदा लिख पाएँ, ठीक है। उनको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ई की पावर 3x प्लस 4y। चलिए यहाँ तक मुझे समझ आया ये y अलहदा है, यहाँ तक ये समझ आया ये x भी अलहदा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए e की पावर में 3x प्लस 4y है, ये e की पावर में दोनों टर्म्स इकट्ठी लिखी है, मतलब x और y जमा हो रहा है, ठीक है। तो e की पावर में दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे ये y अलग है, ये x अलग है, ठीक है। लेकिन e की पावर में दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, x की टर्म और y की टर्म ऐड। तो इसको हमने देखना है कि आया कि ये सेपरेबल है भी या नहीं। सेपरेबल ये तब होगी जब हम इनको सेपरेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ऑब्वियसली ये पूरा फंक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे और वाई पे। तो मैं इसको अलग करने की कोशिश करता हूँ, एक्स की क्वांटिटीज़ को अलग करने की कोशिश करता हूँ, वाई को अलग करने की कोशिश करता हूँ। अगर अलग हो गई तो मैं कह दूंगा ये सेपरेबल है। तो मैंने इसको लिखा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन, वही फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो वाई स्केयर को वाई स्केयर ही लिखा रहने दिए, एक्स को वैसे ही लिखा रहने दिया। याद रखें एक्सपोनेंट की खूबी क्या होती है? एक्सपोनेंट की खूबी ये होती है कि एक्सपोनेंट की पावर में जो दो टर्म्स ऐड हो रही होती है ना, उसका हम अलग अलग एक्सपोनेंट ले सकते हैं। अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हों तो वो जब अलग अलग एक्सपोनेंट लेंगे तो वो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लाइक इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर 3x को लिखा ई रेज टू पावर 3x, जबकि ये पावर में प्लस हो रहा था। तो जब इसका एक्सपोनेंट लूँगा तो एक्सपोनेंट की खूबसूरती ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना ई रेज टू पावर x प्लस वाई, तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ e की पावर में x प्लस वाई। इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर y। समझ आई ये बात की? ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट की पावर में जो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, जब वो एक्सपोनेंट अलहदा अलहदा खोल दिया जाता है तो वो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, ई रेज़ टू पावर 3x को लिखा मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ टू पावर 4y, दोनों का एक्सपोनेंट अलहदा अलहदा ले लिया। तो जब दोनों के एक्सपोनेंट अलहदा लेंगे तो प्लस हो रहा हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का कानून है, ये आपने अपनी एफएससी में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो अब ज़रा गौर से देखें, ये y की टर्म है, ये x की टर्म है, ये अकेली x की टर्म हो गई है ई रेज़ पर 3x, y से ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरह ये ई रेज़ पर 4y हो गया, ये x से इंडिपेंडेंट हो गया। तो x वाली टर्म को इकट्ठा लिख लो, y वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो। तो ये x ई रेज़ पर 3x, इसको मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया। ये y स्क्वायर ई रेज़ पर 4y, इसको इकट्ठा लिख दिया। तो मैं कह सकता हूँ ना ये g ऑफ x है। देखें इसमें सारी x की टर्मिनोलॉजीज़ है, ये इसको कह सकता हूँ h ऑफ y है, इसमें सारी y की टर्मिनोलॉजीज़ है। देखिए x के कंपोनेंट्स अलग, y के कंपोनेंट्स अलग। तो क्या सेपरेबल की डेफिनेशन थी कि g ऑफ x इंटू एच ऑफ y, मतलब x के टर्म्स अलहदा, y की टर्म अलहदा। तो देख लें तो आपका इक्वेशन जो है वो x के फॉर्मेट से अलहदा, y के फॉर्मेट से अलहदा बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 3x वाई ई की पावर 4y। एक्स की क्वांटिटीज़ अलहदा है, वाई की क्वांटिटीज़ अलहदा है। तो इट इज़ अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल थी कि सेपरेबल है। अब ये देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स।
अब मुझे कोई तरीका बताएं y प्लस साइन एक्स, वाई को लैदा कर दूँ एक्स को लैदा कर दूँ, कोई तरीका है आपके पास? देखें ये ऐड हो रहे हैं, y के अंदर x की टर्मिनोलॉजी ऐड हो रही है, तो मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं है कि किसी तरीके से मैं इस y को लैदा कर दूं साइन को लैदा। देखें यहाँ पे ऐड कुछ नहीं हो रहा, ना माइनस हो रहा है, यहाँ पे x की टर्म्स अलहदा हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं y की टर्म्स के साथ, मतलब दोनों अलहदा अलहदा फंक्शंस हैं। ये x का फंक्शन है टोटल, ये y का फंक्शन है, जबकि यहाँ पे ये y का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये अलहदा नहीं है, ये जमा हो रही हैं, ये ऐड हो रही हैं, तो ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो y और x को अलग अलग इसको नहीं कर सकते, तो इट इज़ अ नॉन सेपरेबल, ये नॉन सेपरेबल है, और ऊपर वाला फंक्शन जो ये था ये सेपरेबल है, जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, किस चीज़ की एग्जांपल? वो कहता है सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, उसने कहा ये सेपरेबल है, मतलब इसको सेपरेट आप कर सकते हैं और होगी भी, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन, एक इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, और अगर इक्वेशन का डेरिवेटिव ना लो तो वो इक्वेशन ही रहती है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, आपने उल्टा चलना है। ठीक है, आपने उल्टा चलना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसको कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें। इसका मतलब है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी असली इक्वेशन निकालें, वो वाली इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव लेके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो उल्टा काम करना है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव का उल्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो असली इक्वेशन बन जाएगी, जो कि इसकी रियलिटी में इक्वेशन थी। ठीक है, लेकिन उसने कहा है सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सेपरेट हो सकती है। तो जब सेपरेट हो सकती है मतलब y के टर्म्स अलहदा, x की अलहदा, तो सबसे पहले उसको सेपरेट करना लाजमी है। तो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा 1 + x dy, इसको ऐसे रहने दिया, ये y dx ये माइनस है, ये उधर जाके क्या होगा? प्लस। ठीक है, y dx। ठीक है, ये y की टर्म है, ये y की टर्म। अब ये देखें, ये dx है, ये x है, मैं इस dx को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, मतलब चलें इस y को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा? dy यहाँ पे है, ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हुआ? डिवाइड इज इक्वल टू, ये dx यहीं पे है, ये 1 + x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या होगा कि डिवाइड। तो देखें x की टर्मिनोलॉजीज अलहदा हो गई हैं, y की टर्मिनोलॉजीज अलहदा हो गई हैं, तो ऑब्वियसली ये सेपरेबल है। क्या किया? y वाली टर्म्स को y वाली साइड पे रख दिया, x वाली टर्म्स को x वाली साइड पे। लाइक ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हुआ? डिवाइड। ये 1 + x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया? डिवाइड। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये समझ आ गई। मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इसकी वापसी वो इक्वेशन निकालनी है जिस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। तो मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वापस इक्वेशन में जाना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और याद रखना नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक काम दूंगा, आप सब ने ना इंटीग्रेशन की बेसिक सीखनी है। ठीक है, मतलब आपने एफएससी में पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन के नॉर्मल फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब की क्या है, 1/x की क्या है, 1/y की क्या है। तो वो जो बेसिक यूज़ होती है ना इंटीग्रेशन, वो आपने अपनी रिकॉल कर लेनी है, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन यूज़ होगी आपके कोर्स में। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। लो जी, यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी लिखा इंटीग्रेशन का निशान, ये इसको लिखा 1/y, आगे dy वैसे लिख दिया। ठीक है, 1/y को लहदा लिखा, dy को लहदा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई है। हमें पता है, हमने एफएससी में सीखा है कि 1/y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y होती है, ये हम एफएससी में सीख के आए हैं। ठीक है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा वो मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने एफएससी में अच्छे तरीके से सीखा है, इसीलिए एक दफ़ा रिकॉल कर लेना अपनी इंटीग्रेशन। 1/y की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ y, 1/1 + x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। ये मॉड है। ठीक है, ये मॉड है, ये आपने एफएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके किए हैं। और जब भी इंटीग्रेशन होती है प्लस समथिंग कांस्टेंट भी आता है, उस कांस्टेंट को मैंने अभी वक्ती तौर पे C1 लिखा है।
ठीक है। अब क्या करना है, अब किसी तरह से ये नेचुरल लॉग मुझे तंग कर रहे हैं, मैं इक्वेशन को इक्वेशन की अच्छी फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो ये इक्वेशन बन गई है y की, लेकिन y की इक्वेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर y अलहदा हो, लेकिन जब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y है। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ y, हमारा नेचुरल लॉग का एक कानून होता है, ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ y किसके इक्वल होता है, y के। क्या ये नेचुरल लॉग इस एक्सपोनेंट से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या बच जाता है, अकेला y। ये एक्सपोनेंट का कानून है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हुए हैं। एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y किसके इक्वल है, y के। मैंने इक्वेशन लिखनी होती है y की या x की, ठीक है। यहाँ लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ y, मुझे किसी तरह y चाहिए ताकि मैं इक्वेशन लिख पाऊँ, तो मैं दोनों साइड्स पे क्या लेता हूँ, एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y किसके इक्वल होता है, y के। कैसे? ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट से कट जाता है, आंसर बचता है y। तो जब मैं लूँगा ना एक्सपोनेंट दोनों साइड पे, तो यहाँ बन गया एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म का एक्सपोनेंट होगा ना, नेचुरल लॉग ऑफ दिस प्लस c1। ठीक हो गया। चलो ये मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपोनेंट इस नेचुरल लॉग से कैंसिल किया, आंसर आ गया y। अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंट इस नेचुरल लॉग से भी कैंसिल मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक कानून लग सकता है। मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंट का एक कानून है, अभी पहले भी कहा है कि एक्सपोनेंट की पावर x प्लस वाई लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं e की पावर x मल्टीप्लाई बाई e की पावर y। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी टर्म बन रही है, एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म प्लस दिस। तो जब इसका अलग-अलग एक्सपोनेंट लूँगा ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये जब काटेंगे तो फिर वो नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स समथिंग इसी तरह बचेगा c1। अभी इस c1 का हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता, वो हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वो कानून लग जाता है एक्सपोनेंट का, इसलिए मैं यहाँ पे बजाय इसके काटने के मैं पहले वो कानून लगाऊंगा फिर वो काटूंगा, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट की पावर में जब दो टर्म्स ऐड हो रही हों तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, जब एक्सपोनेंट लें अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बन गया ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट ऑफ c1। समझ आ गई, वेरी गुड। अब आप चाहे इस एक्सपोनेंट को नेचुरल लॉग से कैंसिल भी कर दें, जिस तरह से ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ y किसके इक्वल है, y के, इसी तरह ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग किसके इक्वल होगा, समथिंग के। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और साथ में ई रेज़ टू पावर c1 वैसे ही आ गया। अगर मैं इसका मॉड ख़त्म करना चाहता हूँ, जब मैं किसी टर्म का मॉड ख़त्म करता हूँ तो उसके साथ क्या आ जाता है, प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ जाता है, प्लस माइनस ई रेज़ टू पावर c1, और ये ब्रैकेट में लिख दिए 1 प्लस एक्स वही, ठीक है। तो इस ई रेज़ टू पावर c1 भी कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का एक्सपोनेंट लोगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो मैं प्लस माइनस ई रेज़ टू पावर c1 को किसके इक्वल ले लेता हूँ, c के एज्यूम किया। क्यों? क्योंकि c1 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का एक्सपोनेंट ले लोगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो उस कांस्टेंट को मैंने कह दिया c, आप k कह देना, m कह देना, t कह देना, p कह देना, कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो c, तो इसकी जगह मैंने c पुट किया तो आंसर आया y इज इक्वल टू c 1 प्लस एक्स। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसने कहा सॉल्विंग सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेपरेट हो सकती है, और गारंटी हुई, ये देखें सेपरेट हुई है। मैंने इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसकी वो इक्वेशन निकालनी है जिसका डेरिवेटिव लेने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, और वो तभी होगा जब ये c की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले अलग अलग किया, तो इंटीग्रेट किया, और जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है ना तो इंटीग्रेशन आती ही आती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन से दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो वापस आना है आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन में वापस आना है, तो रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की ये आपके पास सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देख लें इसमें डेरिवेटिव कहीं नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, सिंपल इक्वेशन में कोई डेरिवेटिव नहीं होता, सिर्फ आउटपुट होती है और इनपुट होती है। हेयर इनपुट इज़ एक्स एंड आउटपुट इज़ वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके, उसी y के उसी x के। तो देखें ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वो देखें dx यूज़ हो रहा है, dy यूज़ हो रहा है, मतलब dx
डी वाई, ये डेरिवेटिव्स हैं, वही एक्स है वही वाई है, डिफरेंशियल इक्वेशन में उनके डेरिवेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, इक्वेशन में अकेले वो वेरिएबल्स खुद ही यूज़ हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट क्लास में और भी करवाऊंगा। बुक का पेज नंबर मैंने लिख दिया है, वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स करवाएंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सी कॉन्स्टेंट है, ये सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। लास्ट टाइम आपको मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करवाई थी, क्या था उसका कंक्लूजन उसका ये था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट्स, कुछ अननोन्स मौजूद होते हैं, उन अननोन्स को कुछ इनिशियल वैल्यूज़ गिवन हो तो वो अननोन्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ज़रिए या अननोन फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कोई इनिशियल कंडीशन मौजूद हो तो।